हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब टू जॉब क्या ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम इसको समझें पहले कि जॉब विद सिमिलर रिक्वायरमेंट वर बेस्ड टुगेदर एंड रन थ्रू द कंप्यूटर एज अ ग्रुप। इट मीन्स जो सिमिलर रिक्वायरमेंट की क्या है आपके पास जॉब है। जॉब किसको बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि क्या करती है कंप्यूटर पर रन करती है। तो सिमिलर टाइप की जॉब को हमने क्या करा, उनका एक बैच बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और उसको फिर हम सिस्टम पे क्या करेंगे, रन होने के लिए देंगे। तो वो क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र अपने प्रोग्राम को, अपने जॉब को क्या कर सकता है, ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकता है। ऑफलाइन प्रिपेयर करने के बाद में वो अपने जॉब को क्या करेगा, कंप्यूटर सेंटर पे सबमिट कर देगा। कंप्यूटर सेंटर पर ऑपरेटर इस तरीके से सब यूज़र से क्या करेगा, उनकी जॉब को ले लेगा और फिर उन जॉब को क्या करेगा, एक बैच के रूप में अरेंज कर देगा। उस बैच के रूप में अरेंज करने के बाद उसे पंच कार्ड के द्वारा सिस्टम में दे देता है। फिर सिस्टम में जब वो जॉब जाती है तो वो कैसे रन करती है, वो 1 to 1 रन करती है। जैसे जॉब कैसी रखी होती है सिस्टम में, स्टैक फॉर्म में। स्टैक में कैसा होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से रखी होती है। तो हमारा बैच किससे, इस टाइप से बनता है। फिर एक जॉब कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो इस तरीके से जैसे ये सबसे लास्ट में रखी, जो सबसे लास्ट में रखी है जॉब, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। इस तरीके से जॉब का एग्जीक्यूशन होता है। जब सारी जॉब क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है उसे ऑपरेटर क्या करता है, प्रिंट आउट के रूप में ले लेता है। प्रिंट आउट के रूप में लेने के बाद में उस जॉब से कंसर्न जो भी यूज़र है, उस जॉब से रिलेटेड यूज़र है, उसे प्रिंट आउट के रूप में उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करवा देता है। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब तक जाने के लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टाइम हमारा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। मतलब यहाँ एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांजैक्शन, दूसरे से तीसरे पर, ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक होगा। और ऑटोमेटिक होने के कारण क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, ऑपरेटर का जो है वो इंटरफेरेंस नहीं है, तो क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। तो इस तरीके से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्या कर रही है, 1 to 1 जा रही है, तो इसको सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है, अपने प्रोग्राम को, अपने जॉब को ऑफलाइन प्रिपेयर कर लेता है, आफ्टर देन उसको सेंटर पर सबमिट करवा देता है। सिक्वेंशियल इसलिए बोला है क्योंकि एक सीक्वेंस के फॉर्म में जाती है। हमने देखा कि ये स्टैक के फॉर्म में जाती है। जो जॉब को हम सबसे पहले रखते हैं वो जॉब सीपीयू में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है। या फिर इसका अरेंजमेंट है स्टैक के फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक जॉब प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पेरोल सिस्टम में। क्योंकि पेरोल सिस्टम में क्या होता है कि बार बार एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वर्क को हम क्या कर सकते हैं, बैच के रूप में दे सकते हैं। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर के स्टेटमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने जैसे देखा कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसका जो एडवांटेज है ये क्या होता है कि ऑपरेटर का इंटरफेयर नहीं है, तो हमारा वो टाइम बच जाता है। लेकिन डेटा को जब हम अरेंज करते हैं, डेटा को अरेंज करने में कुछ डेटा की वैल्यूज़ क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हमारा डिसएडवांटेज होता है। फिर जो है कुछ जॉब को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे अब ये जो है सबसे पहले 5 वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जॉब 1 को क्या करना पड़ रहा है, उसका जो वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। वेटिंग टाइम ज़्यादा होने के कारण इसका क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। फिर जो है इसमें
इसकी शेड्यूलिंग भी क्या होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। शेड्यूलिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है कि हमने जैसे माना कि 2 सेम प्रायोरिटी की जॉब है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको शेड्यूल नहीं कर सकते, वो अलग अलग बेच में होगी और वो अलग अलग टाइम पर ही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसका कम यूज़ हो रहा था और उसकी मेमोरी का कम यूज़ हो रहा था। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखें, मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ द नेम गिवन टू द वन आफ्टर another execution two or more different program by same computer system। इट मीन्स क्या है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, सेम कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसा हम डायग्राम में देखें, ये डायग्राम है, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में क्या है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हमने क्या कर लिया, लोड करके रख लिया। जब क्या हो कि एक प्रोग्राम जब सेकेंडरी स्टोरेज में राइटिंग का काम कर रहा हो तो दूसरा प्रोग्राम क्या करता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन करता है और तीसरा प्रोग्राम है वेट कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास कितने प्रोग्राम हैं, हमारे पास 3 प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड है। एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिस्टम पे 3 प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। इट मीन्स ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में जो सीपीयू होता है उसका आइडियल टाइम कम हो जाता है। आइडियल टाइम कम क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें सिंगल प्रोग्रामिंग के लिए, तो सिंगल प्रोग्रामिंग के लिए हम जैसे मान लें कि हमारे पास ये 2 प्रोग्राम नहीं हैं, अभी सिर्फ प्रोग्राम ए है, तो जब तक ये सेकेंडरी स्टोरेज से रीडिंग या राइटिंग का काम करेगा तब तक सीपीयू आइडियल हो जाएगा। तो इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक साथ क्या करा, हमने तीनों प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड कर दिया। जब तक प्रोग्राम ए क्या करेगा, इनपुट आउटपुट के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जब तक प्रोग्राम बी क्या कर लेगा, सीपीयू के ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेगा। और प्रोग्रामिंग सी जो कि क्या करेगा, वेटिंग की कंडीशन में होगा। ये क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसका बेनिफिट ये है कि इससे हमारे जो सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ रहा है और थ्रूपुट बढ़ने के बाद में हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो हो रहा है वो कम हो रहा है। थ्रूपुट मतलब वो पर्टिकुलर टाइम में कितने प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर टाइम में ये बहुत मतलब कंपेयर देन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा। फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ रहा है, सब अपना अपना वर्क कर रही है, इसलिए क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग जैसा कि नाम से ही है कि यहाँ पर क्या होता है, एक ही कंप्यूटर पे या एक ही इसमें हम एक से ज़्यादा सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं। कई सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे सीपीयूज़ को एक साथ कनेक्ट करके उनका नेटवर्क बना लिया जाता है। तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में हम देखें, यहाँ मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से 2 सीपीयू अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इनपुट आउटपुट की प्रोसेस चल रही है, मान लो यहाँ से इनपुट की प्रोसेस चल रही है तो यहाँ से आउटपुट की प्रोसेस चल रही है, अलग अलग प्रोसेसर है। तो यहाँ पर क्या है कि काम जो है पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चलने से जो वर्क की स्पीड है, हमारे काम की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब इनपुट यूनिट के थ्रू मान लो हम अगर इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ से आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक सीपीयू लिया, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ले लिया। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करेगा, इनपुट आउटपुट के जितना वर्कलोड है उसको डिवाइड कर देगा और दोनों काम क्या होंगे, पैरेलल चलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अब एग्जांपल के लिए हम देखें कि हमारा जो है सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें अगर किसी टाइम पे हमारा सीपीयू क्या हो जाता है, एक सीपीयू, जैसे हम माने कि हमारा वर्क चल रहा है लेकिन ये एक सीपीयू क्या कर दे, वर्क करना बंद कर दे, तो हमारा सिस्टम फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक इसका वर्क क्या करेगा, ये सीपीयू 1 जो है वो करने लग जाएगा। तो ये हमको बेनिफिट मिलता है किसमें, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।
फिर नीड बिगेस्ट साइज मेन मेमोरी, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग फंक्शन जो होते हैं साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, तो उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेमोरी की भी नीड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बिगेस्ट साइज़ की मेन मेमोरी की नीड होती है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनपुट फंक्शन चल रहा है, आउटपुट फंक्शन चल रहा है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे स्पीड से हो रही है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए हमको स्पेशल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगी, ओवरऑल वर्क को क्या करेगी, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम जब कंप्यूटर में चल रहा है तो वो क्या कहलाता है, सिंगल टास्क कहलाता है। जब कंप्यूटर में एक से ज़्यादा टास्क चल रहे हों तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अब एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, जैसे हमने देखा है मल्टी प्रोग्रामिंग में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे हमारा प्रोग्राम्स है ये भी 3 कंडीशन में होता है। 3 कंडीशन में कैसे होता है, एक प्रोग्राम जो होता है वो रेडी स्टेट में होता है, यहाँ पर ये देखो एक प्रोग्राम जो कि CPU का यूटिलाइजेशन कर रहा है, मतलब वो काय में है, रनिंग स्टेट में है। एक प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सिर्फ किसका वेट कर रहा है, CPU का, मतलब वो किस कंडीशन में है, वो रेडी स्टेट में है। अब एक जो है वो प्रोसेस क्या है, उसका वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का ही वेट कर रही है, इट मीन्स उसका इनपुट ऑपरेशन भी क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो है ये प्रोसेस किस में कहलाती है, ब्लॉक्ड कंडीशन में कहलाती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि टाइम शेयर करना जो है, यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है। यहाँ पे जैसे अगर ये वर्किंग कर रहा है तो ये CPU यूटिलाइजेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जैसे जब कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा टास्क क्या करेगा, तब तक वेट करेगा। जैसे कि हम देखते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम क्या कर रहे हैं कि हमने MS वर्ड ओपन किया, फिर हम MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं, फिर हमको क्या करना है, C प्रोग्रामिंग पे वर्क करना है, तो हमने C प्रोग्रामिंग की भी विंडो ओपन कर ली, हम C प्रोग्रामिंग पे भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, C प्रोग्रामिंग को या तो मिनिमाइज़ कर देते हैं, इट मीन्स एक टाइम पे हम एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या तो क्लोज कर देते या मिनिमाइज़ कर देते। जब हम C प्रोग्रामिंग पे वर्क करेंगे तो MS विंडोज़ को क्या कर देंगे, हम उस टाइम के लिए क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखें हम कि मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को वेट कर रहा है, कुछ प्रोग्राम CPU का यूटिलाइजेशन कर रहा है और कुछ प्रोग्राम वेट कर रहे हैं। टाइम शेयरिंग में अलग अलग टर्मिनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेन मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं और ये वर्क ऐसे करते हैं जैसे ये एक ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, है ना, एक ही CPU का यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन जैसे इसमें जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक दूसरा प्रोग्राम CPU को नहीं ले सकता। यहाँ पर देखें हम कि जो है जब प्रोग्राम B जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कि ये CPU को फ्री नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो दूसरा प्रोग्राम है उसका वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पर्टिकुलर यूज़र को एक टाइम डिवाइड कर देगा। वो टाइम क्या वो कहलाता है, वो क्वांटम ऑफ टाइम कहलाता है या फिर टाइम स्लाइस कहलाता है। अब इस यूज़र को क्या करना है, ये टाइम क्या हो सकता है, 10 to 15 मिली सेकेंड का हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये 10 to 15 मिली सेकेंड हमने टर्मिनल 1 को दिया, इतने टाइम में उसने जितने वर्क को कंप्लीट कर लिया है उतना करेगा। फिर जैसे ही टाइम का जो है कंप्लीट हो जाता है फिर क्या करेगा, वो कंट्रोल किसको से दे देगा, टर्मिनल 2 को। इसी तरीके से जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये टर्मिनल 3 को दे देगा। जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऐसे अलग अलग जो है टर्मिनल पर क्या करता जाता है, फॉरवर्ड करता जाता है। तो अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो जॉब का प्रोसेस का वेटिंग टाइम है वो
कम हो जाता है। हर जॉब को एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, CPU का पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है, तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसा डायग्राम में दे रखा है कि ये मेन मेमोरी है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सुपरविज़न है, प्रोग्राम 1, 2 और प्रोग्राम N है। इसी तरीके से अलग अलग टर्मिनल के थ्रू ये इतने प्रोग्राम है और यूज़र भी क्या है, मल्टीपल यूज़र है। अब हमारे पास CPU एक ही है, तो CPU पे क्या कर रहा है वो, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस से वो CPU का यूज़ कर लेगा। ये थोड़ा जो है इसमें क्या शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इसको प्रोग्राम को मैनेज करते हैं तो इसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है और CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब CPU शेड्यूलिंग जैसे कि हमने पढ़ी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, शॉर्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन शेड्यूलिंग के थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिन्हें क्विक रिस्पांस की नीड होती है। क्विक रिस्पांस के लिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब क्विक टाइम रिस्पांस इट मीन्स जैसे कि हमने एक टाइम सेट कर दिया कि इस टाइम के बाद में ये ऑपरेटिंग जो है हमारा जो भी ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमने और पर्टिकुलर 5 सेकेंड में या 10 सेकेंड में हमारा इंस्ट्रक्शन वर्क कर जाए, तो ये क्या कहलाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्विक रिस्पांस की ज़रूरत पड़ रही है हमको यहाँ पर। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसमें टाइम में कोई डिले नहीं होता है, पर्टिकुलर जो जिस टाइम में हमने उसका रिस्पॉन्स देना होना चाहिए वो होगा। जैसे हम मिसाइल की बात करें तो हम टाइम सेट कर देते हैं 1 मिनट का, तो जस्ट 1 मिनट के बाद में मिसाइल क्या होनी चाहिए, रन हो जानी चाहिए। तो ये जो है मिसाइल, रोबोट, इन सब में क्या होता है, हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जैसे क्विक रिस्पांस की हमको ज़रूरत है लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा टाइम में डिले होता है तो वो चल जाता है। जैसे हम मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स में बात करें तो इसमें सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अपनी मेमोरी को और अपने क्लॉक को शेयर नहीं करते हैं। उनकी अपनी पर्सनल मेमोरी होती है और उनका अपना एक क्लॉक होता है, वो उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो फिर क्या करते हैं, ये किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम क्या हो सकता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड केबल हो सकती है, एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू क्या होते हैं वो अपना कनेक्शन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।